वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज की अपनी मॉर्निंग क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और इसके क्रम में मैं बता दूं क्योंकि पिछले 2 दिन आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास नहीं हुई है, तो हम इसमें लास्ट पहुंचे थे मैसूर के एक्विजिशन पे। मैसूर के एक्विजिशन के टर्म्स में हमने पढ़ा था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। और इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान जो मैसूर के रूलर्स थे उनका रोल हमने देखा था। एक बार फिर से मैं पिछली क्लास में जो हमने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा है उसका रिवीजन करवाऊंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने बंगाल का एक्विजिशन और मैसूर का एक्विजिशन देख लिया है, तो देखते हैं आज फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर से हम आगे बढ़ेंगे बैकग्राउंड के तौर पर, ताकि पिछली क्लास से हमारा कनेक्ट बना रहे। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में जानने से पहले हमें थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के रिजल्ट्स के बारे में जानना जरूरी है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी हुई थी और जिसके तहत एक बहुत बड़ा अमाउंट टीपू सुल्तान से मांगा गया था, 3 करोड़ रुपीस का वॉर इंडेमनिटी या वॉर डैमेज के तौर पे। और इसे पे कर पाने तक, यानी कि जब तक वो इसे पूरा पे नहीं कर देते तब तक उनके दोनों बेटों को ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में रखा था। तो हाफ ऑफ द अमाउंट टीपू सुल्तान ने इमीडिएटली पे किया था, दैट इज 1.5 करोड़, और बचा हुआ 1.5 करोड़ ही उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में पे किया था। और इसके तहत जब उन्होंने पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया था, देन उनके दोनों ही बेटों को छोड़ दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। इस दौरान जब टीपू सुल्तान अपने वॉर डैमेजेस को पे कर रहे थे इन इंस्टॉलमेंट्स, उन्होंने ये कोशिश की थी फ्रॉम 1792 टू 1799 कि वो अपनी एबिलिटीज़ को दोबारा से इकट्ठा करें, उन्हें पुनर्जीवित करें और ब्रिटिशर्स के खिलाफ दोबारा खड़े होने लायक बन सकें। इसके अलावा वो अपने जितने भी लॉसेस थे उनको भी दोबारा गेन करने की कोशिश में लगे हुए थे। और ये एक बीच का पीरियड, जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बीच का पीरियड है, ये पीरियड रहता है एक तरह से 2 युद्धों के बीच की शांति का पीरियड। इसे 2 युद्धों के बीच की शांति का पीरियड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो दूसरा युद्ध है वो होना ऑब्वियस है, इनएविटेबल है, और बीच में जो ये टाइम पीरियड है इसमें दोनों ही शक्तियां अपनी अपनी कोशिश में लगी हैं कि जिस समय भी युद्ध होगा उस समय हम कैसे उनसे निपटेंगे। सो द इंग्लिश एज वेल एज टीपू सुल्तान यूज्ड द पीरियड ऑफ 1792 to 1799 to recoup their losses. Tipu fulfilled all the terms of the Treaty of Seringapatam and got his sons released. ये टीपू ने कर लिया है टिल 1799 आते आते। लेकिन 1799 से पहले इन 1798 हम देखते हैं कि एक नए गवर्नर जनरल बनकर आते हैं इंडिया में, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, हु इज लॉर्ड वेलेस्ली। और इस सन जॉन शॉर के बाद आते हैं इंडिया में। लॉर्ड वेलेस्ली का आना अपने आप में भी एक महत्वपूर्ण घटना है, बिकॉज लॉर्ड वेलेस्ली इज वेरी इंपीरियलिस्टिक थे अपने अंदरूनी तरीके से। इंपीरियलिस्टिक का मतलब है उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा भारत में फैलाने के लिए भेजा गया था और उनका नेचर भी इस तरह का था। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने एक इम्पॉर्टेंट जो पॉलिसी अपनाई थी भारतीय राज्यों को खुद में मिलाने के लिए, उसे सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं। सब्सिडियरी अलायंस को हम हिंदी में सहायक संधि के रूप में जानते हैं। सहायक संधि क्या थी या सब्सिडियरी अलायंस क्या था, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये एक ऐसा समझौता था जिसके तहत शुरुआत में भारतीय रियासतों को अंग्रेज मदद देते हैं और उस मदद के कारण ही वे सारी भारतीय रियासतें अंग्रेजों के अधीन हो जाती हैं। ये एक शॉर्ट में हम इसे अभी समझ सकते हैं। फिलहाल लॉर्ड वेलेस्ली के आने से क्या हुआ उस पर ध्यान देते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के आने से टीपू पर उन्होंने काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं, जैसे कि उन्होंने ये चार्जशीट दी थी अगेंस्ट टीपू कि जो टीपू सुल्तान है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और इसमें वे
निज़ाम और मराठाओं से मदद पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अरेबिया, अफगानिस्तान, काबुल और ज़मान शाह ऑफ गुजरात के अलावा फ्रांस से उन्होंने इस तरह के समझौते किए हैं जिसके तहत अंग्रेज़ों से उनकी लड़ाई होने की स्थिति में वे सभी उनका समर्थन करेंगे। और ये एक आरोप लगाया गया था टीपू सुल्तान पे। हालांकि टीपू सुल्तान ने इसके खिलाफ या इसका खंडन किया था, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली ने इस बात को बिल्कुल भी नहीं माना। ये एक मौका उन्होंने क्रिएट किया है टू अटैक ऑन टीपू सुल्तान। और इसके साथ ही चौथा एंग्लो मैसूर वॉर जो बिगिन होता है अप्रैल 1799 को, वो एंड हो जाता है मई 4, 1799 को। तो इतने कम समय में सेरिंगपट्टनम जो कि मैसूर की रियासत की राजधानी थी उस पर कब्जा करने के साथ ही, और अंग्रेजों ने जो मैसूर पे पूरा कब्जा कर लिया है उसके साथ ही ये युद्ध भी समाप्त हो जाता है। और इस तरीके से एक और देसी रियासत ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ जाती है। बंगाल की जो सफलता है उसके बाद मैसूर एक बड़ी सफलता बन के आती है सामने ब्रिटिशर्स के। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उस दौरान जो घटनाएं हुई, किस तरीके से टीपू सुल्तान को हराया गया उसके बारे में बताया गया है। पहले जनरल स्टुअर्ट, फिर जनरल हैरिस ने टीपू को हराया बार बार। और जो आर्थर वेलेस्ली हैं जो कि भाई थे लॉर्ड वेलेस्ली के, उन्होंने भी इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था। तो वेलेस्ली वर्ड से आप आर्थर वेलेस्ली और लॉर्ड वेलेस्ली को डिफ्रेंशिएट करना समझ लीजिएगा। इसके अलावा अंग्रेजों ने मराठाओं और निज़ाम से भी मदद ली थी। मराठाओं से मदद लेने के पीछे ये लालच दिया गया था मराठाओं को कि जीत के बाद जो टीपू सुल्तान का राज्य है उसका कुछ हिस्सा मराठाओं को दे दिया जाएगा। और निज़ाम को अपने पास मिलाने के पीछे की जो वजह थी वो थी सब्सिडरी अलायंस। और इसके तहत बाद में जाकर हैदराबाद को भी अपने अंदर ले लिया था ब्रिटिशर्स ने, लेकिन अभी शुरुआत में उन्होंने निज़ाम से मदद ली है बिकॉज ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस काफ़ी इम्पोर्टेंट एक विषय है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, और इसे काफ़ी अच्छे से जानने की ज़रूरत है जिसे हम आगे की क्लास में देखेंगे। इसके साथ ही हम अब आखिरी दौर में देखते हैं कि क्या हुआ है टीपू सुल्तान के साथ। टीपू लेट डाउन हिज लाइफ फाइटिंग ब्रेवली, हिज फैमिली मेंबर्स वर इंटर्न्ड एट वेल्लोर एंड हिज ट्रेजर्स वर कॉन्फिस्केटेड बाय द इंग्लिश। तो टीपू सुल्तान काफ़ी वीरता से लड़ते हुए मारे गए थे इस लड़ाई में, और उसके बाद उनके जो भी परिवार के सदस्य थे उन्हें वेल्लोर के पास रख दिया गया, सीमित कर दिया गया एक जगह पर। उनके सभी खजाने को अंग्रेजों ने अपने अधीन ले लिया। द इंग्लिश चूज अ बॉय फ्रॉम द अर्लियर हिंदू रॉयल फैमिली ऑफ मैसूर एज द महाराजा and also imposed on him the subsidiary alliance system। तो ये subsidiary alliance system काफ़ी बार देखा जा रहा है, इसको हम सही समय आने पर देखेंगे। अभी फिलहाल ये जानिए कि subsidiary alliance system एक तरीका है अंग्रेजों का भारतीय रियासतों पे कब्जा करने का। तो इस तरीके से मैसूर पे कब्जा होता है। और हम देखते हैं व्हाट हैपेंड टू मैसूर आफ्टर टीपू। टीपू सुल्तान की डेथ के बाद मैसूर के साथ क्या होता है, तो ये कुल मिलाकर अंग्रेज़ों के द्वारा इसे मराठा शक्ति और निज़ाम के बीच बांटने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था उस दौरान। यही होता है। कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमने देखना होगा। वेलेस्ली ऑफर्ड सुंडा हरपोनेल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूर किंगडम टू द मराठास विच द लेटर रिफ्यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मराठाओं को ऑफर की गई थी मैसूर किंगडम की कुछ टेरिटरीज, जिसे मराठाओं ने लेने से इनकार कर दिया। और यहीं से हमें समझ में आएगा कि कैसे ब्रिटिश एंड मराठा राइवलरी का भी सूत्रपात होता है। मराठा जो अभी तक ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे मैसूर को हराने में, आखिरकार अब उन्हें भी ये रियलाइज होगा कि ब्रिटिशर्स आने वाले समय में उनके साथ भी वही कर सकते हैं जो उन्होंने मैसूर के साथ किया। और इस डर के कारण मराठा फिर अंग्रेजों से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। निज़ाम के साथ निज़ाम को क्या दिया गया? निज़ाम वाज गिवन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बूटी एंड गुरमकोंडा। ये सारी
जो स्थान है ये मैसूर यानी कि आज के कर्नाटक के कुछ इलाके हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए इनका नाम सुनते ही कि ये सब इलाके किस प्रदेश या किस क्षेत्र में आते हैं। The English took possession of Kannara, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम एंड सेरिंगपट्टनम। तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे जैसे कि वायनाड है जो कि केरल के आसपास पड़ता है, कोयम्बटूर है जो तमिलनाडु के आसपास पड़ता है, और द्वारापुरम और सेरिंगपट्टनम जो मैसूर रियासत के अंदर थे, बिल्कुल हार्ट पर थे। सेरिंगपट्टनम तो इसकी कैपिटल थी। उन सभी को अंग्रेज अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। द न्यू स्टेट ऑफ मैसूर वॉज हैंडेड ओवर टू द ओल्ड हिंदू डायनेस्टी, जो कि वाडिया डायनेस्टी हैदर अली से पहले जो मैसूर पर राज किया करती थी, उसी के एक छोटे बच्चे को वो महाराजा बना देते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि एक रूलर बना रहे, हिंदू रूलर या इंडियन रूलर उस स्टेट में, जिनका नाम था कृष्णराज तृतीय या कृष्णराज द थर्ड। उन्हें सिर्फ नाम मात्र का बनाया गया है राजा, बिकॉज कृष्णराज थर्ड को मैसूर रियासत का रूलर बनाने से पहले उनसे साइन करवा लिया जाता है सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी पे, और इस तरीके से मैसूर पे पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश शुरू हो जाती है, जो कि एक ऑफिशियल, मतलब आप समझ सकते हैं अभी राजा बनाया गया है एक इंडियन, बट ब्रिटिशर्स उसे कंट्रोल कर रहे हैं। आने वाले समय में ब्रिटिशर्स चाहेंगे कि पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथ पे हो, जो राजा बनाया गया है सिर्फ नाम मात्र का जो चेहरा है वो भी हट जाए। तो इन 1831 अंडर द लीडरशिप ऑफ विलियम बेंटिंग मैसूर पे कब्जा कर लेते हैं अंग्रेज, और इस आरोप पर कि वहाँ मिस गवर्नेंस हो रही है, ठीक से शासन नहीं किया जा रहा है, एंड इस रीजन की वजह से मैसूर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और फिर 1881 आते आते यानी कि काफ़ी सालों बाद लॉर्ड रिपन उस समय की परिस्थितियों के आधार पर रिस्टोर कर देते हैं जो किंगडम का रूलर है उसको मैसूर, लेकिन अभी भी मैसूर एक तरह से ब्रिटिशर्स के अधीन ही है। ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इसलिए यहाँ पे मेंशन की गई है। कुल मिलाकर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद मैसूर का मर्जन हो जाता है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। तो आई होप आपको इतनी बात अभी तक समझ में आई होगी कि कैसे ब्रिटिश कब्जा कर चुके हैं मैसूर पे। इससे पहले हमने देखा था कि बंगाल पे उन्होंने कैसे कब्जा किया। एक बार ओरली में उस बात को बता देता हूँ। सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम एंड देन अगेन मीर जाफर, ये 4 नवाब हैं बंगाल के, और इनके दौरान ही ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे कब्जा किया है। सिराजुद्दौला इन्वॉल्व थे बैटल ऑफ प्लासी में, जिसमें कि मीर जाफर भी इन्वॉल्व थे, बट वो ब्रिटिशर्स के साइड पर थे। इसके अलावा मीर कासिम को बनाए जाने का रीज़न है मीर जाफर से जो गलतियां हुई ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की डच के साथ मिलके, उस वजह से मीर कासिम को बनाया जाना, और मीर कासिम के नवाब बनते ही कुछ डिसीजन लिए जाना, अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देना, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करना, और ब्रिटिशर्स की पहुंच से बाहर निकलने की कोशिश करना। इन सब वजहों से फिर अल्टीमेटली इन 1764 होता है बैटल ऑफ बक्सर। तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी है, और 1764 बैटल ऑफ बक्सर है। प्लासी में सिराजुद्दौला की हार है, और बक्सर में है मीर कासिम, और मीर कासिम के हारते ही पुनः दोबारा बना दिया जाता है नवाब मीर जाफर को, और इस तरह से बंगाल पूरा कब्जे में आ जाता है, जहां डुअल गवर्नेंस, दीवानी और निजामत राइट्स अलग अलग तरीके से ब्रिटिशर्स ही वसूलते हैं हर चीज़, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की सारी जिम्मेदारी दे देते हैं नवाब को, और उसके बाद कैसे वो बाद में एबॉलिश किया जाता है ये हमने पढ़ा था। और इस तरह से 2 बड़े भारतीय राज्यों पर कब्जा कर चुके हैं ब्रिटिशर्स। अब आगे की जो कहानी है उसमें आज हम देखेंगे कि कैसे एंग्लो मराठा स्ट्रगल उत्पन्न होता है, मराठाओं से कैसे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं ब्रिटिशर्स के। बट उन सब बातों को जानने से पहले एक बार मराठा एम्पायर का कुछ बैकग्राउंड डिस्कस कर लेना ज़रूरी है, ताकि हमें समझ में आए कि जो उस समय परिस्थिति थी वो कैसे बनी और उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था। इससे हमारी समझ विकसित हो जाएगी पूरे टॉपिक पर। तो एंग्लो मराठा स्ट्रगल में सबसे पहले मराठा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो मराठा थे, मराठा राइज अकर व्हेन मुगल एम्पायर वीकेंड, एज मराठा वर द स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ऑफ मुगल्स। जो लेटर मुगल हैं या फिर औरंगजेब के बाद का समय है,
शुरुआत में मराठा जो थे वो अपनी लोकल डायनेस्टीज, जो कि बीजापुर हो गई या गोलगुंटा या अहमदनगर जैसी डायनेस्टीज के, आप एक तरह से समझ सकते हैं कि लैंडलॉर्ड या ज़मींदार होने की तरह काम करते थे। वे लगान या जो लोकल रेंट रेवेन्यू है उसे वसूल करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्तियों को बढ़ाया। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के क्रम में फिर जब उनका बीजापुर गोलकुंडा से संघर्ष हुआ, उसी दौरान मुगल एम्पायर ने भी बीजापुर गोलकुंडा पे कब्जा कर लिया अंडर औरंगजेब। और औरंगजेब का समय आते आते एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है मराठाओं और मुगल साम्राज्य के बीच। और इसमें हालांकि मराठा सफल नहीं हो पाते हैं जब तक औरंगजेब थे। लगातार स्ट्रगल बना रहता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि औरंगजेब भी सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ हद तक दोनों एक दूसरे को डैमेज करने का काम करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मुगल एम्पायर वीक होना शुरू होता है, जो औरंगजेब के बाद के रूलर्स हैं उनकी जो नाकाबिलियत है उसकी वजह से जो डिक्लाइन होना शुरू होता है मुगल एम्पायर का, वो एक जगह प्रोवाइड कर देता है, वो रूम प्रोवाइड कर देता है मराठाओं को आगे बढ़ने की या राइज करने की। So that is what is said here. Maratha rise occur when Mughal Empire weakened, as Maratha were the strong opponent of Mughals since the reign of Aurangzeb, and a weak Mughal Empire gave the chance to Marathas to rise and test their strength in establishing the Maratha hegemony. Hegemony का मतलब है प्रभुत्व स्थापित करना या सुप्रीमेसी स्थापित करना, सबसे बड़ा बनना। आगे देखते हैं। By the middle of the 18th century, they were in Lahore thinking of becoming rulers of North Indian Empire, and in the court of the Mughals playing the role of kingmakers. तो 18वीं शताब्दी का मध्य आते आते मराठा इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि वे लाहौर तक अपनी पहुंच बना चुके हैं, और जो मुगल एम्पायर है वहाँ राजा कौन बनेगा या नहीं बनेगा इसके पीछे वे भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। दे प्ले द रोल ऑफ किंग मेकर्स, क्योंकि अब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो चुका है और यहाँ पर अगला बादशाह बनने के लिए अलग अलग तरह के षड्यंत्र या राजनीति का सहारा लिया जाता है, और ऐसे में मराठाओं को मौका मिलता है मुगल एम्पायर की पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पैदा करने का। लेकिन इसी बीच जो मुगल एम्पायर है उस पर हमला होता है अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली वही हैं जिन्हें हमने पढ़ा था जब हमने लेटर मुगल्स के बारे में चर्चा की थी, जिसमें पहले नादिर शाह आते हैं और फिर अहमद शाह अब्दाली आते हैं ईरान से भारत पे बार बार आक्रमण करने। तो जब मराठा मुगलों की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी दौरान जब अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारी भारत पे आते हैं, और इस वजह से मराठाओं का भी जो शक्ति है वो कमज़ोर होने की कोशिश की जाती है अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, तो मराठा डायरेक्टली एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन एम्पायर या नॉर्थ इंडिया के बड़े एम्पायर बनने की कोशिश में अहमद शाह अब्दाली को चैलेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अहमद शाह अब्दाली हैं वे अपना एक नायब सूबेदार तय करके गए थे दिल्ली में, जो मुगल दरबार में बैठता था और सारी चीज़ें देखता था। मुगल बादशाह सिर्फ नाम मात्र का रह चुका था। उस जो नायब सूबेदार है उसे मराठा बाहर कर देते हैं, दिल्ली से भगा देते हैं, और इस वजह से अहमद शाह अब्दाली आते हैं, आक्रमण करते हैं, और मराठाओं के साथ एक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है और जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है उसमें मराठाओं का रोल नहीं है। वो दिल्ली सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड के बीच के टाइम पीरियड है, जहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोदी और हेमू और अकबर के बीच ये दो बैटल ऑफ पानीपत हुए थे। तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है सिर्फ उसमें मराठा सेना लड़ती है अहमद शाह अब्दाली की सेना से। उसमें क्या होता है देखते हैं। दो द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन विच दे वर डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली changed the situation, they regrouped, regained their strength, and within a decade achieved a position of power in India. तो अहमद शाह अब्दाली से लड़ना बैटल ऑफ पानीपत में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो मराठाओं का राइज था उसे कुछ समय के लिए रोक देता है। अगर मराठा शक्ति उदय हो रही थी और यहाँ पर होता है बैटल ऑफ पानीपत, तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री थी जो कि ऊपर जाने की थी वो सबसे पहले तो नीचे जाती है, और फिर कुछ धीरे धीरे वो अपनी शक्ति को गेन करते हैं। यानी कि इसमें जो पूरा लगा है एक टाइम पीरियड लग जाता है। इस वजह से मराठा अभी जितने समय में उन्होंने पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेना चाहिए था, उतना समय से ज़्यादा समय उन्हें लगता है।
लेकिन फिर भी उसके 10 साल बाद यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद वो फिर से अपनी शक्ति को दोबारा गेन करते हैं और फिर से एक बार एक बड़ी पावर बन के उभरते हैं भारत के पटल पर। इससे पहले अब हम देखते हैं कुछ मराठा रूलर्स या मराठा इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन से थे। तो बाजीराव फर्स्ट फ्रॉम 1720 टू 1740 जिन्होंने मराठा एम्पायर को संभाला था, कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पेशवाज। पेशवा एक पोस्ट होती है जिसे प्रधानमंत्री की तरह माना जा सकता है। तो मराठाओं में जो भी सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें पेशवा सबसे ऊपर माना जाता था। तो उन्हें, जो बाजीराव फर्स्ट है, उन्हें सबसे बेहतरीन या सबसे योग्य पेशवा माना जाता है, सबसे महान माना जाता है। तो बाजीराव फर्स्ट हैड स्टार्टेड अ कन्फेडरेसी ऑफ प्रोमिनेंट मराठा चीफ्स to manage the rapidly expanding Maratha power and to some extent appease the Kshatriya section of the Marathas, because Peshwas were Brahmins and the Kshatriyas were also powerful in that confederacy. So they want to appease the Kshatriya section also. उन्हें भी अपने फोल्ड में मिला लेने की कोशिश थी। तो ब्राह्मण एंड क्षत्रियज का ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनके उभरती है मराठा पावर। And the Kshatriya section is led by Dabodi, who is the सेनापति of that empire. तो बाजीराव फर्स्ट को जाना जाता है मराठाओं को एकजुट करने के लिए। जो अलग अलग मराठा सरदार थे उनको एकजुट करके एक कॉन्फेडरेसी, एक ग्रुप बनाने में, और जिसमें वे जो भी सेक्शन या कम्युनिटीज थी, दोनों पावरफुल कम्युनिटीज उस समय की, उन दोनों को मिलके एक साथ कैसे मराठा एम्पायर चलाना है, इस बात के लिए जो बाजीराव फर्स्ट हैं वो काफ़ी अच्छे प्रयास करते हैं और इसलिए उन्हें अपने समय का सबसे महान पेशवा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडर द अरेंजमेंट ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी ईच प्रोमिनेंट फैमिली अंडर द चीफ was assigned a sphere of influence which he was supposed to conquer and rule, but in the name of then Maratha king Shahu. तो ये जो मराठाओं का संगठन है, मराठा सरदारों का जो भी संगठन है, जो मराठा कॉन्फेडरेसी है, इसमें जितने भी प्रोमिनेंट फैमिली, कुछ बड़ी फैमिलीज मानी जाती थी, बड़े परिवार जो एक जाति के आधार पर बने हुए थे, उनमें आप बहुत बड़ा तबका देख सकते हैं। परिवार एक कोई सिंगल परिवार या एकल परिवार जैसी चीज़ नहीं है, ये एक पूरी की पूरी फैमिली है। जैसे कि इसमें बहुत सारे रूलर्स होते थे। देखिए गायकवाड़ हैं, गायकवाड़ फैमिली पूरी बड़ी है, उसमें बहुत सारे परिवार शामिल हैं एक ही परिवार में। इसी तरह भोंसले हैं, होलकर्स हैं, सिंधिया हैं, और फिर पेशवा की अपनी फैमिली भी है जिसमें बहुत सारे राज्य या क्षेत्र, अलग अलग परिवार, एक प्रजा पूरी आती है। तो यहाँ पे जो फैमिलीज है, इनका मतलब है कि जो लीडर है एक पूरी जाति का, उसे एक फैमिली मान लिया गया है। और जो प्रोमिनेंट फैमिलीज हैं उनमें जो भी लीडर्स हैं उनको चीफ का दर्जा देते हुए अलग अलग क्षेत्र उनमें बांट दिए गए। और इन क्षेत्रों को बांटने के पीछे ये वजह थी कि उनसे अपेक्षित था, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये इन क्षेत्रों को जो उन्हें बांटे गए इनको अपने कब्जे में लेंगे और इन पे अपना शासन चलाएंगे अपने तरीके से। लेकिन किसके अंडर? तो एक मराठा किंग शाहू जी के अंदर ये अपनी पूरी की पूरी सत्ता को चलाएंगे। और इस तरीके से मराठा एम्पायर का जो भी स्ट्रक्चर था वो कुछ इस प्रकार था। अभी ब्रिटिशर्स पिक्चर्स में नहीं आए हैं, अभी हम जस्ट ये समझ रहे हैं कि कैसे मराठा की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उनकी कैसी राजनीतिक संगठन था, वो किस प्रकार का था उस दौरान। इसमें हम देखते हैं कि जो गायकवाड़ है उनको इलाका दिया गया है बड़ौदा का, भोंसले जो हैं उन्हें नागपुर, होलकर्स को इंदौर, सिंधियास को ग्वालियर, और पेशवा संभालेंगे जो कि राजधानी की तरह समझा जाना चाहिए मराठा एम्पायर की, पूना। तो इतनी तरह की जो प्रोमिनेंट फैमिलीज हैं, इन सभी से मिलकर बनती है मराठा कॉन्फेडरेसी। इस कॉन्फेडरेसी यानी कि समूह ने माना है अपना किंग शाहू जी को और इन्हें इलाके बांट दिए गए हैं। ओके, इस तरीके से भारत के अलग अलग इलाकों पर मराठा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि मुगल एम्पायर अब थोड़ा वीक होने लगा था, इसलिए भी मराठाओं ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने या फैलाने की कोशिश की। सो द कॉन्फेडरेसी अंडर बाजीराव फर्स्ट एंड माधवराव फर्स्ट वर्कड कॉर्डियली, बट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत चेंज्ड एवरीथिंग। तो यहाँ तक तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा था, मराठा एम्पायर राइज कर रहा है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा। ये अभी वो दौर है जब मराठा एम्पायर का राइज हो रहा है।
लेकिन अचानक अब होगा बैटल ऑफ पानीपत। इस राइज के दौरान बाजीराव फर्स्ट एंड माधवराव जो दो रूलर्स हैं वो अभी तक संभाले हुए हैं मराठा शक्ति को, लेकिन बैटल ऑफ पानीपत से चीज़ें बिगड़ती हैं और मराठा शक्ति थोड़ी कमज़ोर होती है। So the defeat at Panipat and later the death of young Peshwa Madhavrao I in 1772 weakened the control of the Peshwas over the Confederacy. तो ये जो अलग अलग सरदारों का संगठन है, मराठा सरदारों का संगठन, जिसमें बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारी प्रोमिनेंट फैमिलीज हैं, इन्हें एक सूत्र में बांधे हुए थे पेशवा, पहले बाजीराव फर्स्ट और फिर माधवराव फर्स्ट। लेकिन बैटल ऑफ पानीपत में हुई हार और उसके बाद माधवराव फर्स्ट की असामयिक मौत की वजह से ये जो कॉन्फेडरेसी है इसमें पड़ जाती हैं दरारें और सारी शक्तियां खुद को अलग अलग असर्ट करना शुरू कर देती हैं। एक तरीके से जो इलाके इन्हें दिए गए हैं ये, इन सभी में ये लोग इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं। और ये जो टर्म था द कॉन्फेडरेसी विल वर्क अंडर द मराठा किंग, ये सारी बातें अब थोड़ी सी धुंधली पड़ने लग जाती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मराठा सरदार अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो द डिफीट एट पानीपत और इन द डेथ ऑफ माधवराव क्रिएटेड दिस सिचुएशन इन मराठा एम्पायर, जिसकी वजह से एक उभरती हुई शक्ति जो एकजुट थी उसमें कुछ दरारें खुद अंदर से पड़नी शुरू हो जाती है। तो द चीफ ऑफ द कॉन्फेडरेसी यूनाइटेड ऑन ओकेजन एज अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1775 till 82 मोर ऑफन दे क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स। तो ब्रिटिशर्स से इनका संघर्ष होने से पहले हमें ये बात जाननी ज़रूरी है कि जो भी मराठा सरदार थे, हालांकि वे समय समय पे एकजुट तो हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। जो एंग्लो मराठा जो स्ट्रगल है वो तो देखने में मिलेगा कि सभी मराठा सरदार एकजुट होकर लड़ रहे हैं, बट ये सिर्फ अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स था। इसके अलावा अगर कोई कॉमन एनिमी ना हो तो वो आपस में ही झगड़ते थे। उनके बीच जैसी एकजुटता होनी चाहिए थी वैसी एकजुटता का अभाव था। और इसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि उनके जो लीडर थे, जैसे बाजीराव फर्स्ट और माधवराव फर्स्ट रहे थे, उस तरह के लीडर्स भी उन्हें अब बाद में मिलने कम हो गए थे। इससे पहले मराठाओं का एक गौरवशाली इतिहास रहा था ड्यूरिंग द रीन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके दौरान मराठाओं ने अपनी शक्ति को सबसे ज़्यादा बढ़ाया और यहाँ तक स्थिति पहुँच गई थी कि मुगल एम्पायर को डायरेक्ट चैलेंज करता था मराठा एम्पायर, और काफ़ी चुनौतियाँ दी गई मराठाओं के द्वारा। उस शक्ति को संभाल के रखा था बाजीराव फर्स्ट और माधवराव फर्स्ट जैसे अच्छे मराठा पेशवाओं ने। लेकिन समय के साथ और कुछ पानीपत में जो हुआ उसके बाद मराठा शक्ति थोड़ी कमज़ोर हुई और आपस में उनकी दरारें पड़ने लगी। और यहाँ से एक बैकग्राउंड बनता है कि कैसे ब्रिटिशर्स को मौका मिलता है उन दरारों के बीच से घुसने का मराठा साम्राज्य के अंदर, और फिर धीरे धीरे कैसे वो मराठाओं से संघर्ष करते हैं, उनको मौके मिलते हैं, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच स्ट्रगल होता है। इन सारी बातों को हम कल की क्लास में विस्तार से देखेंगे। आज हमने मराठा बैकग्राउंड के बारे में ठीक से समझ लिया, और कल अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो ब्रिटिश और मराठाओं के बीच के संबंध के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होगा, कुछ ट्रीटीज की जाएंगी जैसे सूरत की संधि है, पुरंदर की संधि है, वडगांव की संधि है और सालबाई की संधि है। इन सब ट्रीटीज के बाद हम देखेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, उसके बाद कुछ और संधियां, और आखिरकार में जाकर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के तहत होगा जो रिजल्ट है उस स्ट्रगल का, और फिर मराठा एम्पायर को भी एक तरीके से अपने में मिला लेगा ब्रिटिश एम्पायर। सो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम अब आने वाली क्लास में देखेंगे। आई होप आज की क्लास में आपको ज़्यादातर बातें समझ में आई होंगी। जो हमारी पिछली क्लास है उसका बैकग्राउंड भी कुछ क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने मैसूर को अपने कब्जे में लिया, और अब हम मराठा स्ट्रगल आगे देखेंगे। So if you like this video, then please share with your friends and do subscribe the YouTube channel. अगली क्लास तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। All the very best for your preparation. Bye bye.